अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है सेल ऑर्गेनेलीज। पहले हमने सेल को डिस्कस किया कि व्हाट इज़ सेल, फिर सेल की टाइप्स को डिस्कस किया कि व्हाट इज़ यूकैरियोटिक सेल एंड व्हाट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम आते हैं सेल ऑर्गेनेलीज के तरफ। सेल ऑर्गेनेलीज वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में एग्जिस्ट करते हैं और उनका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। An organelle is a subcellular structure that has one or more specific jobs to perform in the cell, much like an organ does in the body. जैसे कि एक ऑर्गन हमारी बॉडी में फंक्शन करता है, हमारा स्टमक डाइजेशन करता है या हमारे लंग्स जो हैं वो एयर पंप करता है, तो इसी तरह सेल की ऑर्गेनरीज का भी सेल के अंदर हर एक ऑर्गेनली का एक अलग और स्पेसिफिक जॉब होता है जो वो परफॉर्म करते हैं। हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे कि सेल ऑर्गेनलीज कौन कौन सी हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, उसको थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे और बॉडी में उसके क्या फंक्शंस हैं, क्या जॉब वो परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में। Among the most important cell organelles are, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनलीज कौन सी हैं। ऐसे तो बहुत सी ऑर्गेनलीज होंगी, जो ज़ाहिरी बात है सेल इज़ माइक्रोस्कोपिक, उसकी ऑर्गेनलीज भी माइक्रोस्कोपिक हैं। तो इसमें कुछ हम ऐसे ऑर्गेनलीज पढ़ेंगे जिनके फंक्शंस जो हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। कल हमने पढ़ा था कि सेल की बेसिक 3 जो हैं पार्ट्स हैं। पहले सेल मेम्ब्रेन है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, जो जिसने सेल को बाउंड किया हुआ है। जो सेल की बाउंड्री वॉल है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर इसके सेंटर में एग्जिस्ट करता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट न्यूक्लियस, जिसमें सारे इंफॉर्मेशन या जो मटीरियल हमें क्रोमेटिन मटीरियल मिलता है वो सारा न्यूक्लियर में एग्जिस्ट करता है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के दरमियान में एक जेली लाइक मटीरियल होता है, एक उनका इन्वायरमेंट सा होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और साइटोप्लाज्म में ही ऑर्गेनलीज एग्जिस्ट करती हैं। जो भी ऑर्गेनलीज सेल की जो भी पार्ट्स हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन से अंदर एग्जिस्ट करती हैं उसको हम सेल ऑर्गेनलीज कहेंगे। तो सेल ऑर्गेनलीज साइटोप्लाज्म में पहले तो न्यूक्लियस है इन द सेंटर फर्स्ट पे, सेकेंड फिर राइबोसोम्स आ जाते हैं। राइबोसोम्स का मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम्स वाहिद वो सेल ऑर्गेनली है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाई जाती है। पर फ़र्क सिर्फ इतना है, प्रोकैरियोटिक में इसका साइज स्मॉल और यूकैरियोटिक सेल में इसका साइज लार्ज होता है। फिर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि न्यूक्लियस के साथ अटैच होता है। फिर गोल्जी अपरेटस आता है। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। इनको हम थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में लेके जाते हैं, थोड़ा सा हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्या ताकि आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ सके। तो चलते हैं पहले हम इसकी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो है न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, पहले हम इसकी शॉर्ट सी स्टडी कर लेते हैं। लेट्स गो जी। पहले हम आते हैं सेल मेम्ब्रेन की तरफ। सेल मेम्ब्रेन फर्स्ट पार्ट, सेल को अगर हम स्टडी करेंगे तो सेल जो है वो एक लेयर में इनक्लोज्ड हुआ है, उसके इर्द गिर्द एक लेयर है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। एवरी सेल इन द बॉडी इज इनक्लोज्ड बाय अ सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन separates the material outside the cell, that is extracellular, from the material inside the cell, that is intracellular. सेल मेम्ब्रेन उन मटेरियल्स को सेपरेट करता है जो सेल के आउटसाइड हों, सेल के बाहर होते हैं और सेल के अंदर होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब कि सेल की जो लेयर है, सेल मेम्ब्रेन की जो लेयर है उससे बाहर जो मटेरियल है, और इंट्रा सेलुलर जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल है, जो साइटोप्लाज्म है, जो ऑर्गेनलीज हैं, उनको बाहर के इन्वायरमेंट से सेपरेट करता है कौन, सेल मेम्ब्रेन। फिर इट कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ मटीरियल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन का बेसिक फंक्शन क्या है, वो क्या करता है, इट कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ मटीरियल्स। कोई भी मटेरियल जो सेल से बाहर जा रहा है या सेल से अंदर आ रहा है उसकी पैसेज को कंट्रोल करने के लिए सेल मेम्ब्रेन जो है वो उसका फंक्शन है वो यूज़ होता है। इट कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ मटीरियल्स इनटू, अंदर आने के लिए, एंड आउट ऑफ द सेल और बाहर जाने के लिए। फिर हम आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ।
सेल मेम्ब्रेन जो है, इसका मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होता है, जो मैं लिखना भूल गई हूँ, लेकिन आप नोट कर लें अपने साथ। सेमी परमिएबल मतलब कि एक होता है परमिएबल, दूसरा होता है सेमी परमिएबल। परमिएबल मतलब कि लेयर में जो भी चीज़ें आएंगी बाहर से, सेल मेम्ब्रेन की लेयर में जो भी चीज़ें आएंगी बाहर से, वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगी, अंदर के आने के लिए अलाउ होंगी। लेकिन सेल मेम्ब्रेन में ऐसा नहीं है। सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को अगर हम ऐसा ले लें, अगर आप अंडा तोड़ते हैं, उसकी जो हार्ड वाली शेल होती है उसके अंदर एक टिश्यू टाइप छोटी सी लेयर होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जो एग को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल। जो हार्ड एरिया है एग का, उसके अंदर जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल होती है। तो सेल की जो मेम्ब्रेन है वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल का मतलब है कि उसमें कुछ जो स्मॉल मालिक्यूल्स हैं वो अंदर आ सकते हैं, जो लार्ज मालिक्यूल्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन को पास करके अंदर नहीं आ सकते। फिर हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज अ डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मालिक्यूल। फॉस्फोलिपिड मालिक्यूल, फॉस्फोरस और लिपिड मालिक्यूल्स को मिलाकर फॉस्फोलिपिड मालिक्यूल्स बनता है, जिससे मेम्ब्रेन जो है सेल मेम्ब्रेन, उसकी लेयर्स बनती हैं, जो कि 2 लेयर्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन की, जिसको हम लिपिड बाइलेयर कहते हैं। प्रोटीन्स इन द सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। अब अगर सेल मेम्ब्रेन के आप स्ट्रक्चर पे आ जाएं, तो जो 2 लेयर आपको गिवन है, ये लिपिड बाई लेयर है, 2 लेयर्स हैं, बाई मीन 2, जो कि फॉस्फोलिपिड मालिक्यूल से बनी है। जो ब्लैक मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये प्रोटीन्स हैं। एक सरफेस प्रोटीन है जो कि जो लिपिड बाइलेयर है उसमें आपको नज़र आ रहा है, और एक इंटीग्रल प्रोटीन है जो कि मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसके बीच में आपको बड़ा सा नज़र आ रहा है। कुछ इसके में कार्बोहाइड्रेट्स भी अटैच होते हैं, और ये सारा जो स्ट्रक्चर है लिपिड बाइलेयर, ये एक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। तो इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं। प्रोटीन्स हमें क्या मदद करते हैं? प्रोटीन इन द सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। सेल के स्ट्रक्चर को बरकरार रखने के लिए, कि सेल जो है वो अपने ही स्ट्रक्चर, अपनी ही शेप में होगा, उसको बरकरार रखने के लिए प्रोटीन्स वहाँ पर मौजूद होते हैं। प्रोटीन्स का ये फंक्शन होता है कि सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करें। फिर अगर हम लिपिड बाइलेयर की बात करें, जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो हमारे पैसेज ऑफ मटेरियल में हेल्प करते हैं। सेमी परमिएबल है, कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगा, लार्ज मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करेगा। तो ये हमारे पास छोटा सा सेल मेम्ब्रेन की थोड़ी सी डेफिनेशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन है। बेसिक इसका फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। इट इज़ सेमी परमिएबल, एंड जो प्रोटीन है इसमें इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल। बढ़ते हैं अगले सेल की पार्ट की जाने, आ जाते हैं साइटोप्लाज्म पे। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म इज द जेल लाइक फ्लूइड इनसाइड द सेल। इट इज़ द मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन। साइटोप्लाज्म मैंने आपको पहले बताया कि एक जेली लाइक मटेरियल होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, जो जेल लाइक, जो गाढ़ा सा लिक्विड होता है, जेली लाइक मटेरियल होता है। वो क्या करता है? इट इज़ द मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन। जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उनके लिए मीडियम प्रोवाइड करता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म उनके लिए मीडियम है फॉर एनी केमिकल रिएक्शन। फंक्शन के लिहाज से अगर हम ले लें तो पहले तो ये मीडियम प्रोवाइड करता है केमिकल रिएक्शन के लिए। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म अपॉन विच अदर ऑर्गेनेलीज कैन ऑपरेट विद इन द सेल। जो सेल ऑर्गेनरीज हैं वो जो अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको जो प्लेटफॉर्म मिला हुआ है वो क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ही सारी सेल ऑर्गेनरीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, तो वो उनका एक प्लेटफॉर्म है टू परफॉर्म देयर फंक्शंस। ऑल ऑफ द फंक्शंस फॉर सेल एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन आर कैरीड आउट इन साइटोप्लाज्म। अब अगर सेल ऑर्गेनरीज का कोई भी फंक्शन होगा तो वो साइटोप्लाज्म में ही फंक्शन करेगा ना। सेल एक्सपेंशन होगी, सेल की ग्रोथ होगी, वो भी साइटोप्लाज्म में होगी। सेल बढ़ेगा, वो भी साइटोप्लाज्म में होगी। अगर सेल रिप्लिकेट करेगा वो भी साइटोप्लाज्म में होगी। क्यों? क्योंकि जो सारी सेल ऑर्गेनरीज हैं वो एग्जिस्ट ही साइटोप्लाज्म में करती है, और साइटोप्लाज्म उनके लिए एक मीडियम है फॉर देयर केमिकल रिएक्शन। इसका कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, बस एक थिक फ्लूइड है जो कि
कैरी करता है केमिकल रिएक्शंस को। फिर हम आते हैं न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस है क्या? न्यूक्लियस जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर और साइटोप्लाज्म के बीच में एग्जिस्ट करता है। न्यूक्लियस जो कि मेन पार्ट हम उसे कह सकते हैं या कंट्रोल सेंटर कह सकते हैं सेल का। द न्यूक्लियस फॉर्म्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल के इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस के गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। अराउंड अ फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। द न्यूक्लियस फॉर्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जो न्यूक्लियस है उसके इर्द गिर्द भी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा जिसके अंदर एक फ्लूइड होगा। जैसे कि सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसको हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं, तो फिर न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होगा उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको हम कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल भी कह सकते हैं न्यूक्लियस को। क्यों? न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल इसलिए कहा जाता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सेल में वो ट्रांसफ़र होती हैं थ्रू न्यूक्लियस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस में कुछ थ्रेड लाइक मटेरियल होते हैं जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं, उसमें डीएनए एग्जिस्ट करता है। डीएनए का तो पता होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी एब्रीवेशन है। डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल जो है उनको ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। जो डॉटर सेल्स हैं उनको जो पेरेंट्स के करेक्टर ट्रेट्स ट्रांसफ़र होते हैं वो थ्रू न्यूक्लियस ट्रांसफ़र होते हैं और न्यूक्लियस में फिर डीएनए, आरएनए इनके ज़रिए वो आगे ट्रांसफ़र होते हैं। फिर हमारे पास ये जो न्यूक्लियोलस है, स्ट्रक्चर में आप देखें न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के सेंटर में या साइड पे एग्जिस्ट करेगा जिसमें आरएनए होगा न्यूक्लियस का। आरएनए क्या करता है? आरएनए है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए सेल के न्यूक्लियोलस में एग्जिस्ट करेगा, न्यूक्लियस में ही होगा, लेकिन ये प्रोवाइड करेगा एक साइट फॉर राइबोसोम फॉर्मेशन। इट इज़ द साइट फॉर राइबोसोम फॉर्मेशन। फिर अगर हम ओवरऑल न्यूक्लियस का फंक्शन देख लें तो न्यूक्लियस डिटरमाइंस हाउ द सेल विल फंक्शन एज वेल एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दैट सेल। पहले तो सेल के स्ट्रक्चर को भी यही डिफाइन करेगा, क्यों? क्योंकि उसमें आरएनए है जहाँ से राइबोसोम्स निकलेंगे, और फिर ये जो है सेल के फंक्शन को भी कंट्रोल करेगा। हाँ, पहले तो हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियस जो है उसके इर्द गिर्द एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। स्ट्रक्चर में आप देखें इसमें न्यूक्लियर पोर भी अवेलेबल हैं। अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है जो इसका अंदर का मटेरियल है जेली लाइक। उसके अंदर न्यूक्लियोलस है और क्रोमेटिन मटेरियल है। क्रोमेटिन मटेरियल में डीएनए एग्जिस्ट करता है। डीएनए में जेनेटिक मटेरियल होते हैं, हेरिडिटरी करेक्टर्स होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफ़र होते हैं। एक तो ये फंक्शन हो गया। फिर अगर न्यूक्लियोलस को हम ले लें तो न्यूक्लियोलस जो है उसमें आरएनए प्रेजेंट होता है जो कि साइट प्रोवाइड करता है फॉर राइबोसोम फॉर्मेशन, और ये सेल के फंक्शन को कंट्रोल करने में और स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। अब हम बढ़ते हैं अगले सेल ऑर्गेनेलीज की तरफ। हम आ जाते हैं राइबोसोम्स पे। राइबोसोम्स क्या हैं? राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल composed of two subunits. They can be found floating freely in the cell. Cytoplasm are embedded within the endoplasmic reticulum. ER endoplasmic reticulum. राइबोसोम्स जो हैं उनको प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। उनका फंक्शन ही मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन है। ये दो सब यूनिट्स पे कंपोज्ड होते हैं। एक स्मॉलर सब यूनिट है जो कि 30S उसका साइज़ है। एक लार्जर सब यूनिट है जो कि 50S का है। स्मॉलर सब यूनिट आपको प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा हो तो वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है, और लार्जर यूनिट जो है वो यूकैरियोटिक सेल में होता है। राइबोसोम्स जो है वो सेल में टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। एक फ्रीली फ्लोटिंग फ्रीली इन द सेल साइटोप्लाज्म, या वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होंगे। साइड पे अगर आप देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है राइट पे लेफ्ट नीचे साइड पे, तो अगर आप देखें डॉट डॉट से मैंने शो किया हुआ है रफ ER पे उनके साथ राइबोसोम्स अटैच हैं। ये डॉट डॉट जो हैं ये शो कर रहे हैं कि ये राइबोसोम्स जो हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच है, और कुछ राइबोसोम्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं।
राइबोसोम्स जो है वो जिस हालत में भी हों, उनका फंक्शन क्या है? सिंथेसाइज करना, मैन्युफैक्चर करना प्रोटीन्स को। फंक्शन उनका क्या है? राइबोसोम्स सिंथेसाइज a variety of proteins that are essential to the survival of the cell। सेल में जो कि प्रोटीन का जो पार्ट है, जो उनको वेराइटीज़ ऑफ प्रोटीन चाहिए होती हैं, वो राइबोसोम प्रोवाइड करता है। राइबोसोम्स का ये छोटा सा ही लेक्चर था। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में भी एग्जिस्ट करता है, यूकैरियोटिक सेल में भी एग्जिस्ट करता है। स्ट्रक्चर कुछ खास नहीं है, लेकिन मैंने नीचे शो किया हुआ है। एक स्मॉलर सब यूनिट है, एक लार्जर सब यूनिट है। स्मॉलर प्रोकैरियोटिक सेल में होता है और लार्जर सब यूनिट यूकैरियोटिक सेल में होता है। अब हम आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। The ER is a short abbreviated form of endoplasmic reticulum। The endoplasmic reticulum is a membranous organelles। membranous organelles जिस ऑर्गेनरी के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन हो, उसको हम membranous organelle कहते हैं। That shares part of its membrane with that of the nucleus। अगर स्ट्रक्चर पे आप ध्यान दें तो जो गोल सर्कल बना हुआ है, ये न्यूक्लियर इनवलप है, इसके अंदर न्यूक्लियर एग्जिस्ट करता है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हमारे पास टू फॉर्म्स आ जाती हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सम पोर्शंस ऑफ द ER नोन एज रफ ER आर स्टडीड विद राइबोसोम्स। इनके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं। तो जब इनके साथ राइबोसोम्स अटैच होंगे तो इनका फंक्शन क्या होगा? दे आर इन्वॉल्व विद प्रोटीन मैन्युफैक्चर। नेक्स्ट पे अगर आ जाएं, द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनरीज इज रेफर टू एज स्मूथ ER। स्ट्रक्चर पे आप देखें तो कुछ साइड पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइड्स हैं वो स्मूथ हैं, उस पर कोई डॉट्स आपको नज़र नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि ये स्मूथ ER है। यहाँ पर कोई भी राइबोसोम्स अवेलेबल नहीं है। इनका फंक्शन क्या है? इट सर्व्स टू प्रोड्यूस वाइटल लिपिड्स, जो कि लिपिड्स फैट्स होते हैं। तो ये फैट्स प्रोड्यूस करते हैं, लिपिड्स प्रोड्यूस करते हैं। और जो रफ साइड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जिस पे राइबोसोम्स अटैच हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन में हेल्प करते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनल, हम आ जाते हैं लास्ट टू ऑर्गेनलीज के बारे में, जो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। गोल्जी अपरेटस, या इसको गोल्जी कम्प्लेक्स भी कहते हैं। गोल्जी अपरेटस का क्या फंक्शन है? इफ़ द प्रोटीन्स फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम required further modification, they are transported to the Golgi apparatus are complex। अगर जो प्रोटीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकले हैं, उनको फर्दर मॉडिफिकेशन चाहिए होगा, तो वो गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कम्प्लेक्स में जाएंगे। गोल्जी अपरेटस जो है वो भी एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनरी है, मेम्ब्रेन में फोल्ड हुई है। ये प्रोटीन में अमाइनो एसिड सर्च करते हैं और उनके सीक्वेंस जो हैं, कोड्स जो हैं, उनको अरेंज करते हैं या मॉडिफाई करते हैं। गोल्जी बॉडीज तभी फंक्शन करता है, या गोल्जी अपरेटस तभी फंक्शन करता है, जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम्स को फर्दर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है। उसके जो राइबोसोम्स हैं उसमें जो प्रोटीन होता है। The Golgi apparatus plays an important role in the modification and transport of proteins within the cells। अगर स्ट्रक्चर पे आ जाएं हम, तो ये आपको सिस्टर्नी दिख रही है, जो फोल्डेड मेम्ब्रेन है गोल्जी अपरेटस की। इसमें जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे प्रोटीन ट्रांसफ़र होते हैं, उनकी फर्दर मॉडिफिकेशन होती है। और जो नीचे आपको गोल शक्ल में नज़र आ रहा है, न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल्स बनते हैं इससे, जहाँ पर प्रोटीन्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं इन वेसिकल्स में पैक्स की शक्ल में। तो गोल्जी अपरेटस का फंक्शन क्या है? ये मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन विद इन द सेल करते हैं, नॉट आउटसाइड ऑफ द सेल, विद इन द सेल। फिर हम आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया पे को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। इसको पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को। शेप इसकी ओवल शेप्ड होती है। इट इज़ एन ओवल शेप्ड ऑर्गेनरी फाउंड इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स के अलावा और कोई ऑर्गेनरी होती ही नहीं है। एज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन, सेलुलर रेस्पायरेशन ये करता है। माइटोकॉन्ड्रिया सर्व टू ट्रांसफॉर्म
molecules such as glucose into an energy molecule known as ATP. ATP किसे कहते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी का यूनिट है। जो हमारे फूड है या ग्लूकोज है उसमें जो एनर्जी होती है उनके मॉलिक्यूल्स में, उस एनर्जी को ये ट्रांसफ़र करते हैं किस में? एनर्जी मॉलिक्यूल में। जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं उसको एनर्जी मॉलिक्यूल में ये कन्वर्ट करते हैं, जो कि सेल को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। स्ट्रक्चर पे आ जाएं, ओवल शेप्ड ऑर्गेनरी है, इनर मेम्ब्रेन है, इसका आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, हाँ जी, आउटर इनर मेम्ब्रेन, सॉरी, ये जो वेव्स की शक्ल में है, दिस इज़ इनर मेम्ब्रेन। इसमें वैरायटी ऑफ एंजाइम्स पाए जाते हैं। बाहर वाला आउटर मेम्ब्रेन है, फिर इसमें क्रिस्टी की फॉर्म में जो लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पर भी एंजाइम्स होते हैं जो इनर मेम्ब्रेन है, जो कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। जो फूड मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, उसकी ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं टू फॉर्म एनर्जी मॉलिक्यूल। इसके अंदर मैट्रिक्स है, जैसे कि लिक्विड टाइप जेली लाइक मटेरियल फॉर्म होता है, तो वो जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर जो डॉट डॉट की शक्ल में मैंने शो किया है ये मैट्रिसेस होते हैं। यहाँ पर वैरायटी ऑफ एंजाइम्स और वो पाए जाते हैं जस्ट फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। फिर इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में एक इंटरसेलुलर स्पेस होती है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है। बेसिकली इसका फंक्शन क्या है आप सिर्फ ये समझें कि इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो फोल्ड या मैट्रिक्स आपको नज़र आ रही है, उन मैट्रिक्स में वैराइटीज़ ऑफ एंजाइम्स मौजूद होते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि मदद करते हैं कि सेलुलर प्रोसेस के लिए, सेलुलर रेस्पायरेशन के लिए, जिसमें फूड मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है इनटू एनर्जी मॉलिक्यूल। ATP fuels cellular processes by breaking its high energy chemical bonds. Mitochondria are most plentiful in cells that require significant amount of energy to function. It provide energy for the cells to function properly. किसी भी सेल को अगर प्रॉपर फंक्शन के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो माइटोकॉन्ड्रिया से आएगी। एग्जाम्पल में आप ले लें, लिवर के कोई सेल्स होंगे, लिवर में अगर कोई फंक्शन हो रहा है, उनके सेल्स को एनर्जी चाहिए तो वो माइटोकॉन्ड्रिया से आएगी। मसल सेल्स हैं, उनको एनर्जी चाहिए तो वो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में से उनको फूड मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन से वो एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ ATP। उम्मीद है कि आज आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, जो कि हमने साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनरीज प्रेजेंट है, सेल में जो ऑर्गेनरीज प्रेजेंट हैं, उनके बारे में पढ़ा है। अगर कहीं पे आपको समझ ना आई हो या फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।